जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव मीठापुर में 3 दोस्त मोती, रघु और नंदू रहते थे, जो अपनी गरीबी और बेरोजगारी से बहुत दुखी हो गए थे। दोस्तों, इस साल भी अपनी हालत खराब है। खेत में कुछ उपज नहीं हो रही और जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था वो भी कर्ज चुकाने में चला गया। मेरे घर की हालत तो और भी खराब है भाई। 2 दिन से घर में रोटी तक नहीं बनी। बहन को स्कूल से निकालना पड़ा और माँ की दवाई के पैसे भी नहीं हैं। हाँ भाई, मेरे घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। रोज रोज माँ और बाबूजी का मायूस चेहरा देखना मुश्किल हो रहा है। लेकिन करें तो क्या करें भाई, गांव में कोई काम नहीं है, ना नौकरी है ना कोई सहारा। लगता है अब हमें शहर जाना ही पड़ेगा। यहाँ रहकर तो कुछ बदलेगा नहीं। हाँ नंदू, तुम सही कह रहे हो। चलो हम कल सुबह ही शहर के लिए निकल पड़ते हैं। शायद भगवान हमारी मदद करे। हाँ तो ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। अगले दिन वो तीनों मित्र अपनी अपनी खाने की पोटली लिए उसी जगह पर मिलते हैं। देखो भाई, सफर काफी लंबा होने वाला है, इसलिए इस यात्रा में आराम का कोई सवाल नहीं है। हमें पूरा रास्ता पैदल ही तय करना होगा। इतना कहकर वो तीनों दोस्त यात्रा के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं। रास्ते में जहाँ उन्हें भूख लगती, वे बैठकर अपनी पोटली से खाना निकालकर खा लेते। प्यास लगती तो वो कहीं नदी सरोवर ढूंढकर उसका पानी पी लेते, और जब थकान लगती तो वह कहीं भी बैठकर विश्राम कर लेते। कई दिन बीत गए थे और अब उनकी पोटलियां खाली हो चुकी थीं। एक शाम तीनों थके हारे जंगल में एक घने पेड़ के नीचे पहुंचे। अरे भाई, अब तो मेरे पैरों में जान ही नहीं बची है। भूख से हालत खराब हो रही है। हाँ मित्र, अब हमारे पास भोजन भी समाप्त हो गया है और अब थकान भी लगने लगी है। तो ठीक है मित्र, काफी अंधेरा भी हो गया है। आज की रात यहीं गुजार लेते हैं, सुबह कुछ न कुछ सोचेंगे। फिर वो तीनों मित्र उस पेड़ के नीचे लेट जाते हैं और जल्द ही खर्राटे लेने लगते हैं। आधी रात में भूख के कारण तीनों की नींद खुल जाती है। हे भगवान, मुझसे अब और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसे तो मेरी जान निकल जाएगी। हाँ मित्र, भूख तो मुझे भी बहुत तेज लग रही है, परंतु इतनी रात को भोजन मिलेगा कहाँ? रघु, तुम तो हम सब में सबसे बुद्धिमान हो भाई। अब तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, वरना भूख के मारे तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। सब लोग एक बार अपनी अपनी पोटली टटोल कर देखो, शायद कुछ न कुछ तो बचा ही होगा। फिर वो तीनों अपनी अपनी पोटली टटोलने लगते हैं। भाइयों, मेरे पास तो केवल 1 मुट्ठी चावल ही बचा है। मेरे पास भी लगभग आधी मुट्ठी के बराबर चीनी बची है। अरे वाह, फिर तो बन गई बात, क्योंकि मेरे पास भी डब्बे में थोड़ा दूध बचा हुआ है। हम लोग इनसे 1 कटोरी खीर बना सकते हैं। हाँ भाई, सही कहा। चलो जल्दी बनाते हैं। फिर उन तीनों ने जंगल से सूखी लकड़ियां बटोरकर आग जलाई और एक चूल्हा बनाकर उस पर हांडी चढ़ा दी और खीर पकाने लगे। आहा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। हाँ भाई, इसकी खुशबू ने तो मेरी भूख को और भी बढ़ा दिया है। कुछ देर में खीर पककर तैयार हो जाती है। अरे भैया, खीर तो बन गई है। अब किस बात की देरी? चलो जल्दी से हांडी को नीचे उतारते हैं और खीर को बराबर 3 हिस्सों में बांटते हैं। मित्र, खीर तो बहुत कम है। इतनी कम खीर से तो हम तीनों में से किसी एक का पेट ही भर सकता है। उचित यही होगा कि इस खीर को हम तीनों में से कोई एक ही खा ले। हाँ, ये उपाय भी ठीक है। इससे कम से कम हम तीनों में से किसी एक का पेट तो भर ही जाएगा। बात तो ठीक है भाई, लेकिन यह खीर कौन खाएगा? इसका फैसला कैसे होगा? इसमें फैसला करने की क्या बात है? मैं जानता हूँ तुम दोनों तो बहुत दरिया दिल इंसान हो। ये खीर तुम दोनों मुझे ही खाने दोगे। अरे नहीं भाई, तुम ऐसा फैसला कैसे कर सकते हो? हम तीनों को बराबर भूख लगी है। कुछ ऐसा उपाय निकालो कि यह खीर एक ही व्यक्ति खाए और सही व्यक्ति खाए। रघु सोचने लगा और काफी देर सोचने के बाद बोला, दोस्तों, सुबह होने में अभी कुछ घंटे शेष बचे हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं। अभी हम तीनों सो जाते हैं और जो इतने समय में सबसे अच्छा सपना देखेगा वही इस खीर को खाएगा। इस बात पर तीनों सहमत हो गए और लेट गए। लेकिन भूखे पेट उन तीनों को नींद कहाँ आने वाली थी, इसलिए अब वो सब सोने का नाटक करने लगे और सभी अपने अपने मन में एक सपना सोचने लगे ताकि खीर उन्हीं को खाने को मिले। कुछ ही घंटों में सुबह हो गई
तभी मोती नींद से उठता है। बहुत गहरी नींद आ गई थी मुझे तो। अरे दोस्तों उठो, सवेरा हो गया है और जल्दी से अपने अपने सपने के बारे में बताओ। तभी रघु और नंदू भी उठकर बैठ जाते हैं। वाह, मैंने बहुत सुंदर सपना देखा। अरे भाई, सपना तो मैंने भी देखा है, पर पहले तुम अपना सपना बताओ कि तुमने क्या देखा। तो सुनो दोस्तों, मैंने देखा कि एक राजा शिकार खेलते हुए इधर से निकला और मुझे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, वाह कितना सुंदर नौजवान है, इसके चेहरे पर इस प्रकार का तेज है जैसे यह कोई पराक्रमी और ईमानदार व्यक्ति हो। हम अपनी पुत्री का विवाह इसी नौजवान के साथ करेंगे। तभी एक सैनिक मेरे पास आया और मुझे जगाकर राजमहल ले गया। वहां जाकर राजा ने मुझसे पूछा, हे नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नंदू है महाराज। वाह, बहुत सुंदर नाम है। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ नंदू, क्या तुम तैयार हो? जी महाराज, मैं आपकी आज्ञा के विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? लेकिन महाराज, विवाह से पहले आपको मुझे भरपेट भोजन कराना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम तुम्हें भरपेट भोजन करवाएंगे नंदू। और दोस्तों, कुछ ही देर में मेरे सामने 56 भोगों की थालियां लग गई और मैंने वर्षों के बाद खूब पेट भरकर भोजन किया। इसके बाद मैं बहुत अच्छी नींद सोया। वह कन्या यानी कि मेरी होने वाली पत्नी, वह इतनी सुंदर थी कि यदि तुम लोग मेरे सपने में आकर उसे देखते तो तुम लोग जरूर जल भुन जाते। कुछ दिनों बाद महाराज का देहांत हो गया और मुझे वहाँ का राजा बना दिया। मैं राज दरबार चला ही रहा था कि तभी तुमने मुझे जगा दिया न, और मेरा वो सपना वहीं पर टूट गया। अरे यह भी कोई सपना था? इससे अच्छा सपना तो मैंने देखा है। यह कहकर वह अपना स्वप्न सुनाने लगता है। दोस्तों, मैंने सपने में देखा कि तुम दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे और मैं भूख और प्यास से छटपटा रहा था। तब मैंने माता रानी से प्रार्थना की, हे माता रानी, अगर मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य किए हैं तो आज मुझे उसका फल दे दो। मुझे पेट भर भोजन करने के लिए दे दो, अन्यथा मेरे प्राण ले लो माँ। इतना कहते ही देवी माँ मेरे सामने प्रकट हो गई और बोली, हे पुत्र, तुमने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। आज से तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। तभी देवी माँ ने स्वयं अपने हाथों से मुझे भोजन करवाया। अगर तुम लोग वह दृश्य देखते तब समझते कि मैंने तुम लोगों से ज्यादा पुण्य किए हैं। पेट भर भोजन करवाने के बाद माता ने मुझसे पूछा, कहो पुत्र, तुम्हें और क्या चाहिए? तभी मैंने कहा, माँ, हम तीनों दोस्त इस गरीबी से उब चुके हैं। अब आप हमारे लिए कुछ ऐसा कर दो माँ कि हमें जीवन में खाने पीने के लिए कभी कोई कष्ट ना हो और हम आनंद से अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सके। तभी माता ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे लिए तो यह कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे इन दोनों मित्रों के लिए यह नहीं कर सकती। ऐसा क्यों माँ? इनके लिए भी कुछ करो ना, आखिर ये भी मेरे परम मित्र हैं और दोनों भूखे सोए हुए हैं। तुम्हारे ये दोनों मित्र स्वार्थी हैं मोती, ये सिर्फ अपने मतलब का ही सोचते हैं। इन्होंने आज तक ना कोई पुण्य किया है और ना ही कभी मुझे याद किया है, इसलिए मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकती। बेटा, तुम्हें सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए अभी से इन दोनों का साथ छोड़ना होगा। जैसी आपकी आज्ञा माँ, मैं इनका साथ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप मेरा जीवन सुखमय बना दो। क्या तूने माँ से ऐसा कहा कि तू हमारा साथ छोड़ देगा? तू हमारी दोस्ती को भूल गया? अरे भाई, तुम सुनो तो सही कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने तुम्हारी भलाई सोचकर ही ऐसा कहा था। मैंने सोचा कि उस समय माता की बात मान लेना ही उचित होगा। एक बार सुख की दौलत हाथ लग जाए तो फिर मैं अपने मित्र को भी उसमें शामिल कर लूंगा। अच्छा, फिर ठीक है। फिर आगे क्या हुआ भाई, बताओ। मेरे हाँ कहने पर देवी माँ मुझे अपने साथ लेकर चल पड़ी। माता, आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? पुत्र, मैं तुम्हें परियों के देश ले जा रही हूँ। तुम वहाँ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करोगे। जब हम परियों के देश पहुँचे तो हमारा भव्य स्वागत हुआ और वहाँ मेरा विवाह परियों की राजकुमारी के साथ कर दिया गया। मैं वहाँ आनंद से रहने लगा, लेकिन सूरज की किरण के साथ ही मेरा वह स्वप्न टूट गया और मेरी आँख खुल गई और मैं चाह कर भी तुम दोनों को वहाँ नहीं बुला सका। भाई रघु, अब तुम भी जल्दी से अपना स्वप्न सुना डालो, जिससे फैसला हो सके कि किसका स्वप्न ज्यादा अच्छा था। दोस्तों, मेरी समझ से तो तुम दोनों का स्वप्न मुझसे ज्यादा सुंदर है। तब रघु अपना स्वप्न सुनाते हुए बोला, तो सुनो दोस्तों, मैं तुम दोनों के साथ अच्छी
अच्छी नींद सोया हुआ था कि तभी अचानक एक भयानक राक्षस आकर मुझसे बोलता है। मूर्ख इंसान, उठ। उस भूत को देखकर मेरा रोम रोम कांप उठा। आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? मैं काल दैत्य हूँ और मैं उन लोगों का शिकार करता हूँ जो यहाँ भूखे पेट सोते हैं। जैसा कि आज तुम भूखे पेट सो रहे हो, मैं आज तुम्हारा शिकार करूँगा। मेरा ही शिकार क्यों महाराज? मेरे ये दोनों मित्र भी तो भूखे ही सो रहे हैं। आप इनका शिकार क्यों नहीं करते? अरे मूर्ख, तेरे ये दोनों मित्र बहुत चालाक और धूर्त हैं। इन्होंने सपने में ही अपना अपना भोजन कर लिया है, इसलिए अब मैं तुझे ही खाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी भूखे पेट नहीं सोऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता लड़के, मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ जो तुझे जिंदा छोड़कर खुद भूखा रह जाऊं और मेरे महाराज मुझे भूखा पाकर मेरा ही शिकार कर दें। चल, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। दोस्तों, मैं उस भूत के सामने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उस भूत को मुझ पर दया नहीं आई। तभी मुझे एक उपाय सूझा। अब तो जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं जल्द से जल्द कुछ खा लूं, तब शायद ये राक्षस मुझे छोड़कर भाग जाए। लेकिन खाऊं तो क्या खाऊं? तभी मुझे याद आया दोस्तों कि हंडिया में थोड़ी सी खीर रखी है। अभी के लिए मैं उसी को खा लेता हूँ। तभी मैं जल्दी से हंडिया की ओर दौड़ा और खीर साफ करने में लग गया। खीर सफाचट होते ही वो भूत बोला, ओह, इसने तो अब भोजन कर लिया है, अब तो मैं इसे नहीं खा सकता। अब मुझे चलकर किसी और शिकार की तलाश करनी चाहिए, वरना सुबह तक भूखा पाकर मेरे महाराज मुझे ही खा जाएंगे। और वो भूत तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जान बची तो लाखों पाए। स्वादिष्ट खीर खाकर रघु ने अपने प्राण बचाए। हे ईश्वर, आज तो तूने मेरी जान ही बचा ली। लेकिन दोस्तों, आगे सपने में मैं कुछ और देखता, इससे पहले ही तुमने मुझे जगा दिया। रघु, तुम्हारा स्वप्न तो वाकई बहुत भयानक था और हमारे सुंदर सपनों के आगे बेकार था। इसलिए इस खीर को हम दोनों में से कोई एक ही खाएगा। तो अब यह फैसला तुम ही करो कि हम दोनों में से किसका स्वप्न ज्यादा सुंदर था। नहीं भाई, इस बात का फैसला तुम दोनों को स्वयं ही करना होगा। मैंने इतना भयानक सपना देखा है कि मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। इसलिए इस बात का फैसला तुम दोनों खुद ही करो। मेरा तो डर के मारे गला ही सूख गया है। मैं नदी किनारे पानी पी कर आता हूँ। तुम दोनों लोग खीर खाने के बाद मुझे बुला लेना। इतना कहकर रघु वहाँ से निकल जाता है। अरे मित्र मोती, ये रघु तो निकल गया, लेकिन हम दोनों के पेट में जो दर्द हो रहा है वो तो ये खीर खाने के बाद ही ठीक होगा। क्यों ना हम दोनों खीर आधी आधी बांट कर खा लेते हैं। हाँ नंदू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें यही करना चाहिए। चलो खीर खाते हैं। जैसे ही मोती ने खीर की हांडी खोली, वह हैरान हो गया और बोला, अरे भाई नंदू, ये हांडी तो खाली है। तुम सही कह रहे हो मित्र, ये हांडी तो पूरी तरह से खाली है, लेकिन ये सारी खीर आखिर गई कहाँ? ये किसने खाई? चलो रघु से पूछते हैं। वो दोनों तुरंत रघु के पास पहुँच गए। अरे भाई रघु, वो जो खीर की हांडी थी वो तो पूरी खाली है। क्या तुम्हें पता है कि वह खीर किसने खाई? दोस्तों, मैंने तुम्हें पूरा किस्सा पहले ही बता दिया है। हो सकता है कि उस राक्षस के डर से मैंने रात में ही सारी खीर खा ली हो। नंदू भाई, यह कमबख्त तो रात को ही सारी खीर चट कर गया, वो भी किसी सपने में नहीं बल्कि पूरे होशो हवास में। हम में से सबसे अच्छा सपना तो इसी का था। बहुत आसानी से इसने हम दोनों को बेवकूफ बना दिया और सारी खीर खुद ही सफा चट कर गया। मोती और नंदू रघु की चालाकी से नाराज तो हुए, लेकिन वे समझ गए कि भूख और थकान ने उन्हें बेवकूफ बना दिया था। रघु, यह सही नहीं था भाई। दोस्ती में धोखा नहीं होना चाहिए। हमें भूखे पेट सपना देखने की जगह मिलकर समस्या का हल निकालना चाहिए था। मुझे माफ कर दो दोस्तों, भूख ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैंने गलती की, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को माफ किया और तय किया कि अब वे एकता और ईमानदारी से हर मुश्किल का सामना करेंगे। अगले दिन वे शहर पहुंचने के लिए फिर से निकल पड़े। इस बार उन्होंने साथ मिलकर काम ढूंढने का निश्चय किया ताकि उनकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सके।
ये रोज रोज इतना दूर से पानी लाना तो जैसे सजा हो गई है। ऐसा लगता है जैसे कमर टूटने वाली है और ऊपर से ये गर्मी। अरे रमा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पानी लाना भी तो एक तरह की कसरत ही है। अच्छा, कसरत? आप भी कभी ये कसरत करके देखो, फिर पता चले। आप तो सुबह से शाम तक खेत में काम करते हो और मैं दिन भर पानी ढोती रहती हूँ। अच्छा बाबा, शांत हो जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। कब सोचोगे जी? हमसे अच्छी किस्मत तो आपके दोस्त श्यामू की है। गर्मियों के दिनों में हम सभी को तकलीफ होती है, बस श्यामू को नहीं होती, क्योंकि उसके घर में तो पानी है, कुआं है जो कभी नहीं सूखता। उन्हें पानी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता। आप श्यामू भैया से कुछ बात क्यों नहीं करते? अगर वो एक टाइम भी हमें अपने कुएं से 2-4 बाल्टी पानी दे दें तो हमारा काम चल जाएगा। अरे नहीं रमा, वो श्यामू एक नंबर का चालबाज आदमी है। वो बिना अपने फायदे के किसी की मदद नहीं करता। पूरा गांव ये बात जानता है और हमारे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो मैं खेत पर जाता हूँ। समय पर नहीं गया तो ठेकेदार आधे दिन की पगार काट लेगा। ये कहकर रघु खेत पर काम करने के लिए घर से निकल जाता है। वाह बेटा श्यामू, तेरी अक्लमंदी का भी जवाब नहीं। अगर मैं अपने लिए ये कुआं नहीं खोदता तो आज हमें भी पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता। वहाँ रघु पूरा दिन खेतों में काम करता है। उस दिन आकाश से सूरज मानो आग उगल रहा होता है। हे भगवान, इस गर्मी ने तो हालत ही खराब कर दी है। चलो किसी तरह आज का काम तो पूरा हो गया। अब काफी थक गया हूँ और बहुत तेज प्यास भी लग रही है। चलो अब जल्दी से घर पहुँचकर पहले 4 गिलास पानी पीऊंगा। प्यासा रघु अपना हल उठाता है और घर की तरफ चल पड़ता है। अरे आ गए आप? हाँ रमा, बहुत तेज प्यास लग रही है। पहले मुझे जल्दी से पानी पिला दो। आज तो गर्मी से हालत ही खराब हो गई है। पानी? अजी पानी की तो एक बूंद भी नहीं बची है घर में। सारा पानी खत्म हो गया है। अरे तो अब क्या करेंगे? मैं तो प्यास से मरा जा रहा हूँ। अब आप ही सोचो। मैं तो सारा दिन पानी ढो ढो कर थक चुकी हूँ। दोपहर का ये समय अच्छा है। इस समय श्यामू खाना खा पी कर खर्राटे मारकर सो रहा होगा। क्यों ना आज उसके कुएं से ही 2 बाल्टी पानी ले लूं। अगर मांगने जाऊंगा तो वो कंजूस पानी देगा नहीं। ये सोचकर रघु श्यामू के घर की तरफ चला जाता है और कुछ देर में कुएं के पास पहुंच जाता है। वह इधर उधर देखता है और चुपचाप कुएं से पानी निकालने लगता है। जैसे ही पानी का घड़ा ऊपर आता है तभी श्यामू वहाँ आ धमकता है। ओए रघु, ये क्या कर रहा है? तू मेरे कुएं से पानी चुरा रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे नहीं भाई श्यामू, मैं चुरा नहीं रहा। वो तो बस थोड़ा सा ही चाहिए था। घर में पानी खत्म हो गया है और बहुत प्यास लग रही थी। अरे तूने सोचा भी कैसे कि तू मेरे कुएं से पानी चोरी करेगा? बिना मुझे पूछे पानी लेना चोरी ही तो है। भाई तुझे तो पता है कि हमारी हालत खराब है, इसीलिए। अरे हालत खराब है तो काम कर, अपने घर पर कुआं खुदवा। मेरे पानी पर तेरी नजर क्यों है? अरे भाई, इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। एक दोस्त होकर तू दूसरे दोस्त की मदद नहीं करेगा? अरे वाह, तेरी दोस्ती के चक्कर में मैं अपने कुएं का सारा पानी तुझे दे दूं क्या? दोस्ती अपनी जगह है और पानी अपनी जगह है। चल भाग यहाँ से और दोबारा इस कुएं के पास नजर मत आइयो। इतना बुरा भला कहकर श्यामू रघु को वहाँ से भगा देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन श्यामू अपने घर पर उदास परेशान बैठा होता है। हे भगवान, ये तो बस 50 मोहरे हैं। अभी 50 मोहरे और चाहिए। अगर इस बार उस जमींदार खोसटमल का 100 मोहरों का कर्जा नहीं चुकाया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पर कहाँ से लाऊं ये बाकी की बची हुई 50 मोहरें? तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती तरकीब आती है। अरे वाह, ये तो कमाल की तरकीब है। उस रघु को पानी की इतनी तड़प है और मुझे पैसे की, तो क्यों ना इस कुएं का सौदा ही कर लूं। हा 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 हा। अगले ही दिन श्यामू कुएं का सौदा करने रघु के घर पहुंच जाता है। अरे रघु भाई, क्या हाल चाल है? अरे श्यामू, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? बताओ क्या काम है? अरे यार, काम वाम कुछ नहीं, बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुझसे मिलता चला जाऊं। तू तो जानता ही है कि तेरी कितनी चिंता रहती है मुझे। अच्छा, उस दिन तो तुम मुझे गालियाँ दे रहे थे और आज इतना भाईचारा दिखा रहे हो। बात घुमाओ मत भाई, सीधे मुद्दे पर आओ कि क्या बात है। देख भाई रघु,
मेरे पास तेरे लिए एक शानदार सौदा है। तुझे पानी की परेशानी है, सही कहा ना? पर मैं अपना कुआं बेच रहा हूँ, तो सोचा पहले तुझसे ही क्यों ना पूछ लूं। तू मुझे 50 मोहरे दे और मेरा कुआं आज से तेरा हो जाएगा। आज से तेरा पानी का झंझट ही खत्म और तेरी बीवी भी खुश। तो बता, कुआं खरीदेगा मुझसे? क्या कुआं बेचेगा? पर क्यों? अरे भाई, तू तो जानता ही है कि तंग हाली चल रही है। कुआं बेचूंगा तो कुछ काम आ जाएगा, तुझे भी फायदा होगा और मुझे भी। वाह रघु, ये तो बहुत अच्छा मौका है। घर में पानी की कमी हमेशा के लिए खत्म। ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, मुझे तुम्हारा ये सौदा मंजूर है। रुको, अभी तुम्हें पैसे देता हूँ। रघु तुरंत 50 मोहरे निकालता है और श्यामू को देते हुए सौदा पक्का कर लेता है। श्यामू वो मोहरे लेकर मन ही मन बहुत खुश होता है। मैं तो जानता था कि ये बेवकूफ मेरे झांसे में बहुत आसानी से आ जाएगा। अगले दिन रघु खुशी खुशी बाल्टी लेकर कुएं के पास पहुंच जाता है और कुएं से पानी निकालने लगता है। तभी श्यामू वहां आ धमकता है। ओए रघु, ये क्या कर रहा है तू? तू फिर से पानी चुराने यहाँ पहुँच गया, चोर कहीं के। चोरी? ये क्या कह रहे हो भाई? अपना कुआं है, उससे पानी निकाल रहा हूँ। अरे भाई, तू कुएं से पानी नहीं निकाल सकता। क्यों भाई? अब तो ये कुआं मेरा है ना। भूल गए क्या? तुम्हें पूरी 50 मोहरे देकर मैंने ये कुआं खरीदा है। हाँ, मुझे अच्छे से याद है। ये कुआं तेरा है, पर इसका पानी मेरा है। मैंने तुझे सिर्फ कुआं बेचा है, कुआं, उसका पानी नहीं। उसके पानी पर अभी भी मेरा ही हक है। ये सुनते ही रघु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ जाता है कि श्यामू ने उसे बेवकूफ बनाया है। अच्छा, तो ये है तुम्हारी चाल। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि इस कुएं से कोई पानी कैसे निकालता है। यह कहकर दुखी रघु सोच में पड़ जाता है। श्यामू ने जो किया वो ठीक नहीं किया। अब इस धोखेबाज को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ये मेरा कुआं है और मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। अगर श्यामू ने मुझे पानी से दूर किया है तो मैं उसे कुएं से दूर रखने का रास्ता निकालूंगा। अब उसे बिना पानी के ही रहना होगा। ये सोचकर रघु जंगल से बड़ी बड़ी कांटों की झाड़ियां लाता है और उन झाड़ियों से कुएं के चारों ओर एक मजबूत बाड़ बना देता है। अब देखता हूँ श्यामू मुझे कैसे धोखा देता है। इस बाढ़ के बाद उसे एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। कुछ देर में जैसे ही श्यामू कुएं पर आता है तो वो झाड़ियां देखकर बौखला जाता है। अबे ओ रघु, ये क्या किया तूने? ये कांटों की बाढ़ कहाँ से आ गई? अब मैं अपना पानी कैसे लूंगा? ये झाड़ियां अब नहीं हटेंगी भाई। ये कुआं मेरा है और मुझे इसकी हिफाजत करनी है, तो मेरे कुएं से थोड़ा दूर ही रहो। अरे ये क्या बक रहा है तू? जल्दी हटा इन झाड़ियों को, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, कह देता हूँ। अरे भाई, ये कुआं मेरा है और ये झाड़ियां अब कभी नहीं हटेंगी। लगता है बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। तू ऐसे तो नहीं मानेगा। अब तेरी इस दादागिरी की शिकायत मैं महाराज से करूँगा। हाँ, जरूर जाओ। अपनी संपत्ति की रक्षा करना कोई गुनाह थोड़ी है। श्यामू तमतमाते हुए राजा से मिलने के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वह राजा के सामने पहुंच जाता है। बताओ श्यामू, क्या परेशानी है तुम्हारी? महाराज, न्याय चाहिए महाराज। मेरा पड़ोसी रघु मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रहा है। खुलकर बताओ, तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है? महाराज, कुछ समय पहले मैंने रघु को अपना कुआं बेचा था, लेकिन अब उसने कुएं के चारों तरफ कांटों की बाड़ लगा दी है, जिस वजह से मैं उस कुएं से पानी नहीं निकाल सकता। अगर तुमने अपना कुआं रघु को बेच दिया है तो फिर तुम्हें उस कुएं से पानी निकालने की जरूरत क्यों है? महाराज, वो मैंने उसे सिर्फ कुआं बेचा था, उसका पानी नहीं। पानी मेरा ही है। मैंने उसे साफ कह दिया था कि कुएं के अंदर का पानी मेरा रहेगा। अच्छा, तो रघु ने कुआं खरीद लिया पर उसका पानी तुम्हारा? यह क्या अजीब सौदा किया तुमने श्यामू? महाराज, अब उस रघु ने कांटों की बाड़ लगाकर मेरे पानी तक मेरा रास्ता रोक दिया है। यह सरासर अन्याय है महाराज। श्यामू, ऐसा लगता है कि रघु ने तुम्हारे ही खेल का फायदा उठाया है, लेकिन फिर भी न्याय तो होना ही चाहिए, जो मैं खुद उस कुएं पर चलकर करूंगा। राजा श्यामू के साथ उस कुएं पर पहुंच जाता है जहां रघु पहले से खड़ा होता है। कुएं के चारों ओर कांटों की बाड़ देखकर राजा हैरान हो जाता है। तो यही है तुम्हारी समस्या। श्यामू, बताओ क्या हुआ? महाराज देखिए,
इस रघु ने मेरे पानी तक पहुंचने के रास्ते में कांटों की ये बाढ़ लगा दी है। अब मैं अपने पानी तक नहीं पहुंच सकता। बताओ रघु, तुमने ये कांटों की बाढ़ क्यों लगाई है? महाराज, ये कुआं मेरा है। मैंने इसे शामू से पूरी 50 मोहरें देकर खरीदा है, लेकिन इसका पानी इस शामू ने अपने पास रखा है। श्यामू, क्या ये बात सच है? हाँ महाराज, 50 मोहरों के बदले में मैंने रघु को कुआं तो बेच दिया था, पर उसके अंदर का पानी नहीं बेचा था। तो उसके अंदर का पानी तो मेरा ही हुआ ना महाराज, उस पर इसका तो हक नहीं हुआ ना। बात तो तुम्हारी सही है श्यामू। रघु, तुम्हें अभी के अभी ये बाढ़ हटानी होगी। आज से शामू भी इस कुएं से पानी ले जा सकता है। सुन लिया रघु, महाराज ने क्या कहा? क्यों रघु, तुम्हारे कानों में ये बात गई नहीं क्या? हैं? सुन लिया महाराज, पर क्षमा कीजिए, मैं ये कांटे यहाँ से नहीं हटाऊंगा। देख लिया आपने महाराज, ये क्या कह रहा है? इसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि ये आपका हुक्म भी नहीं मान रहा। क्यों रघु, इस बात के लिए मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूँ। क्यों महाराज? पर मैंने तो कोई गलती नहीं की। मैंने ये कुआं शामू से पूरी 50 मोहरों के बदले खरीदा है। हाँ खरीदा है तो, लेकिन उसके अंदर का पानी तो नहीं खरीदा, तो अभी वो पानी शामू का है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ कब से कि वो पानी मेरा है। तो अब आप ही बताइए महाराज, ये शामू बिना किराया दिए ही मेरे कुएं में अपना पानी रख रहा है, क्या ये सही है? किराया? ये क्या मजाक है? ये कोई मजाक नहीं है। अगर मेरे कुएं में पानी रखना है तो हर महीने किराया देना पड़ेगा महाराज, नहीं तो मैं ये कांटे यहाँ से नहीं हटाऊंगा। अरे वाह, ये भी सही है। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो बताओ रघु, तुम्हें शामू से हर महीने इस कुएं का कितना किराया चाहिए? ज्यादा नहीं महाराज, बस पानी रखने का किराया पानी के दाम में ही चाहता हूँ। हर महीने सिर्फ 50 मोहरें। क्या 50 मोहरें? कहाँ से लाऊंगा मैं इतनी मोहरें? हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गया। मुझे माफ कर दो महाराज, लालच में आकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं, रघु से मांगो, जिसे तुमने ठगा है। वो जो चाहेगा वही होगा। रघु, मुझसे गलती हो गई। मैंने तेरे साथ चालाकी की और अब मुझे उसका फल मिल रहा है। ये कुआं और कुएं का पानी तू ही रख ले मेरे भाई, पर मुझे माफ कर दे। ठीक है शामू भाई, पर एक बात याद रखना, दोस्ती में बेईमानी नहीं चलती। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसे देखते हुए रघु ने उसे माफ कर दिया और उन दोनों ने वो कुआं पूरे गांव के नाम कर दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।